इसमें आप देख सकते हैं आपका एसपीओ कहाँ रुकता है, कहाँ बैठता है। आप लोगों का अगर कोई ईमेल होगा या कुछ होगा वो आप मुझे दे सकते हैं। ये तो पीपी है, पावर पॉइंट है, मेरे पास नोट्स है, तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ सीखने के लिए। और प्रोसीजर है मेरे पास, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आप डीआर सेल में जा रहे हो काम करने के लिए, अगर वो प्रोसीजर आप पढ़ोगे तो आप डीआर सेल में जाने से कभी नहीं हिचकिचाओगे। एकदम बढ़िया नोट है कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है स्टेप 1 टू लेके स्टेप लास्ट तक कि आपको कैसे काम करना है डीआर सेल में रहते हुए। फर्स्ट टाइम भी अगर आप जाओगे तो काम कर सकते हो वो प्रोसीजर को पढ़ के। अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्रोसीजर नहीं, ये तो पढ़ने के लिए चीज़ है। सर्कुलर नहीं आया है अभी भी। हम जो है डीआर के मामले में 7 CPC जो आया है उसका मैट्रिक्स से नहीं चल रहा है, सिर्फ फिक्सेशन मैट्रिक्स से होता है अगर रिडक्शन का पेनल्टी है, इंक्रीमेंट का पेनल्टी है तो। लेकिन बाकी सब कुछ है ग्रेड पे आज भी चलता है। जैसे प्रमोशंस भी ग्रेड पे चल रहे हैं, फिक्सेशन मैट्रिक्स पे होता है। इक्वलेंट जो दिया ना, इक्वलेंट उस पर लास्ट वाला आपके काम का है, परेलो शॉप का एंड वाला। वर्कशॉप में कोई भी अफसर इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड में क्या लिखा पड़ी आप वर्ड, इन डिवीजन यूनिट नहीं बोला है तो डिवीजन का पार्ट होता है बलसाड़ वापी, जहां पर आपके डिप्टीज काम करते हैं, एक्सीएन काम करते हैं, एएन काम करते हैं, दे विल कॉल इंडिपेंडेंट। सीडब्ल्यू में जो एज ए होल एक ऑफिस है, उसके छत्र छाया में जितने अफसर काम कर रहे हैं तो उनका जो माई बाप है सीडब्ल्यूएम है। तो उनके निचले अफसर जो है ना वो अपने आप को इंडिपेंडेंट इंचार्ज नहीं बोल सकते। बताया ना मैंने अभी। आप जब डिवीजन में निकल जाते हो, आपके लिए यहाँ पर इधर भी देखते होगे ना, बॉम्बे डिवीजन के जुरिडिक्शन में या इस बॉम्बे एरिया में छोटे छोटे अफसर होते हैं जो एक छोटा ऑफिस लेकर बैठ जाते हैं। आज डिप्टी सी के कई ऑफिस मिलेंगे पूरे वेस्टर्न रेलवे पे जो इंजीनियरिंग को लेकर है। बलसाड़ में मिलेंगे, वापी में मिलेंगे, बोईसर में मिलेंगे, अलग हर जगह मिलेंगे। वो इंडिपेंडेंट इंचार्ज कहलाते हैं। एसएससी नहीं, मैं अफसर की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। जो अफसर होते हैं ना, जो अपने नुमाइंदे अपने स्टाफ को चार्जशीट देने के लिए एम्पावर होते या नहीं होते, अपन उसकी बात कर रहे हैं। और जो इंचार्ज बोलते हैं वो इंचार्ज तो यहाँ पर जितने बैठे चीफ ओएस या ओएस अपने अपने सेक्शन में इंचार्ज है। तो इंडिपेंडेंट इंचार्ज मीन्स इंडिपेंडेंट उस यूनिट उस ऑफिस का इंचार्ज एज ए ऑफिसर। यहाँ ऑफिसर की बात हो रही है ये। अब वो सीनियर सुपरवाइजर देखिए, उसको इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं, सीनियर सुपरवाइजर में सब आ गए। 4200 के ग्रेड पे एंड अबाव के जितने भी नॉन गजेटेड स्टाफ है वो सुपरवाइजर में आ गए अपने आप। अब देखिए कब कब हम किसी रेलवे सर्वेंट को सस्पेंशन में रख सकते हैं। ये 3 बातें। कंटेम्पलेटेड का मीनिंग क्या, कोई बता सकता है आप में से? कंटेम्पलेटेड ये रूल बुक का वर्ड है कंटेम्पलेटेड।
पेंडिंग तो बता सकते हैं? पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जानते हैं ना, जिसके ऊपर डीआर केस चल रहा है उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कोई भी डीआर केस का चलना उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड, और दूसरा है और ये जो पेंडिंग, दोनों में फर्क है, इसलिए और आया ना। ईस्ट और वेस्ट दोनों एक जगह नहीं है, ईस्ट अपनी जगह पे, वेस्ट अपनी जगह पे। तो और मीन्स दोनों में फर्क है। कंटेम्पलेटेड होता है जिस पर कोई विचार हो रहा है, हम नहीं विचार, कोई सोच रहे, सोच भी चल रहा है कि होने के चांसेस है। अब वो चांसेस कौन से हो सकते? जब सस्पेंशन की सोच रहे तो मेजर केस की, मोस्टली मेजर केस की। तो जहां पर आपके कोई विचार चल रहा है कि भाई सो एंड सो मैडम को हमको नहीं एक्शन लेनी है इसके ऊपर, अब वो एक्शन ऐसी है जो ज़्यादा ग्रेव है, चार्जेस ग्रेव है, तो आपको वो सस्पेंड करने के लिए सोच सकता है। नहीं तो अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग चल रहा है और इंक्वायरी करते 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 में ऐसे ये पता चल गया कि भाई आप साथ नहीं दे रहे हो, इंक्वायरी में आ नहीं रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो उसको सस्पेंड कर दो। या इंक्वायरी करते वक्त में ये पता चला कि चार्जेस जो है उनके ऊपर जो गुनाह लगाए गए वो साबित होने जा रहे हैं और बहुत घने हैं, तो भी सस्पेंड कर सकते हैं बीच में। चार्जशीट मिलने के बाद भी बीच में सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंशन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो ऐसे वक्त में पहला नंबर में हम उसको सस्पेंशन लागू है। सेकंड है इंगेज्ड इन एक्टिविटीज, ऐसी कोई आप काम कर रहे हो, कोई रेलवे एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है जो अपनी स्टेट या अपने देश की सिक्योरिटी को खतरा है। कोई काम ऐसा हम कर ले रहे हैं, जैसे कि मेरे घर में रेड कर दिया और पता चला मेरे पास पूरे हेडक्वार्टर का, पूरे डिवीज़न का, ऑफिसेस का नक्शा पड़ा हुआ है, सुरंग निकालने की काम हो रही है, वगैरह 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 कुछ भी। तो ये पता चलता है कि यस मैं मेरे कंट्री, मेरे देश और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में आपको सस्पेंड किया जा सकता है। और तीसरा, कोई क्रिमिनल ऑफेंस या कोई क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एग्जाम्पल, हम में से किसी के खिलाफ एडमिशन को ये पता चला कि भाई ये पुलिस ने इनको पकड़ के ले गया, 2 दिन जेल में रख दिया, उसके ऊपर एफआईआर आ गई। अब एफआईआर का डालने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो इंटीमेशन जब रेलवे प्रशासन को मिलती है तो वो रेलवे प्रशासन आपको हमको उस मामले को देखते हुए सस्पेंशन में रख सकता है, क्योंकि क्राइम हो गया, क्राइम क्रिमिनल केस आ गया, मतलब रेलवे पर धब्बा। हम में से किसी पर भी क्रिमिनल केस होना एडमिनिस्ट्रेशन पे धब्बा, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं होना, इसलिए आपको दूर रख दिया जाता है। दिखे नहीं, घर बैठा रहे, दिखेगा तो बोलेगा देखो ये रेलवे कर्मचारी है जिसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। जितना दूर दिखेगा, नहीं दिखेगा तो लोग बोलेंगे नहीं। तो ये मंशा होती है कि भाई उसको सस्पेंड कर दो, तो सस्पेंड कर देता है उसको। ट्रायल चल रही, इंक्वायरी चल रही है, तो भी, ट्रायल का मतलब जब कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी केस, तो भी हम सस्पेंशन में रख सकते हैं। इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो रख सकते हैं। ट्रायल चल रहा है यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब हो गई और कोर्ट में केस चल रहा है, तो भी रख सकते हैं। और रिवोक होना है, वो बेल देते हैं ना, जैसे कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में बेल देते हैं, सिविल कोर्ट में बेल देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं बेल पे, वैसा हमारे वहाँ अगर सस्पेंशन चल रहा है रिवोक भी कर सकते हैं, उनको दोबारा ड्यूटी पे ले भी सकते हैं कि चलो ठीक है, क्रिमिनल केस अपनी जगह पे, कर्मचारी हमारा है, हम नौकरी पे रखना चाहते हैं, रख लो। सब कुछ पावर उसी को है, डीए जो हमने पढ़ा ना, डिसिप्लिन अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिन अथॉरिटी को फुल पावर है और वो उस पावर का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो हमको सोचना चाहिए। सस्पेंशन इन राइटिंग होना चाहिए, कभी भी ओरल नहीं। कई मर्तबा होता है, हमारे वहीं हो जाता है प्रशासन, रेलवे प्रशासन में कई जगह पे आपके छोटे यूनिट में, डिवीज़न में, ऑनलाइन में जहाँ पर लाइन स्टाफ काम करते हैं, गैंगमैन वगैरह एब्सेंट हो गए बहुत दिनों तक, काम नहीं सुना या काम नहीं कर रहे, वर्क पे नहीं आ रहे, ट्रैक में नहीं आ रहे, चलो मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया, जाओ घर में बैठ जाओ कल से। तो बेचारा बैठ गया, गरीब आदमी, उसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कल से बैठ गया घर में आराम से। अब वो अफसर ने उसको राइटिंग में ऑर्डर देना चाहिए, मेमो निकाल के
कि आप सस्पेंड हो रहे हो, सिर्फ ओरली नहीं। लेकिन वो बेचारा ओरली ऑर्डर लेकर घर में बैठ गया, जो कि गलत है। और बैठ भी गया और आपने ओरली उसको बोल भी दिया है, कह भी दिया है, उसके बाद आपके राइटिंग में ऑर्डर होने चाहिए कि भाई हमने आपको सस्पेंड किया, मेमो दे दो, उसको सर्व कर दो, अपना आराम से बैठा रहेगा। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, नो नीड टू साइन मस्टर। कई जगहों पे ये एक गैर समझदारी है कि जैसे आदमी सस्पेंड होता है तो उसको वर्बली बोल देते, ओरली बोल देते, आपको आना है कल से ऑफिस, आपका मस्टर रहेगा, मस्टर साइन करो। पता चलना चाहिए कि आप हो, आप जिंदा हो या आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बात नहीं है। उसको कहीं पर भी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। मस्टर साइन करना कोई कंपल्सन नहीं है, अटेंडेंस लगाना कोई कंपल्सन नहीं है। वो अपने घर में बैठा रहे। जैसे ही उसको सस्पेंड करके घर में बिठाया गया, वैसे ही रिवोक करेंगे तो उसको बुलाया जाएगा कि आप आ जाइए। तो मस्टर साइन करना कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसे हम होते हैं ना, हेडक्वार्टर छोड़ते हैं, लीव लेते जब कहीं बाहर जाते जब, तो हेडक्वार्टर छोड़ते वक्त में उसको एक एप्लीकेशन देनी है और परमिशन लेनी है। वो बिना परमिशन के ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑल्सो ही कैन नॉट लीव हेडक्वार्टर, ही और शी, और उसको हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए परमिशन लेना है। लीव लेते वक्त भी परमिशन लेने से, मुझे पता है मुझे बाहर जाना है, पास ले रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन के बिना सस्पेंशन रहते हुए नहीं जा सकता। बोलेगा मैं तो फ्री हूँ, रेलवे ने मुझे घर भेज दिया है, मैं घर में रहते हुए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये नहीं है, उसको परमिशन लेना है। बिकॉज वो रेलवे सर्वेंट से बाहर नहीं हुआ है, वो अपने वर्क से दूर हुआ है, उसे वर्क से दूर रखा गया है, रेलवे सर्वेंट से दूर नहीं। अभी तक वो रेलवे, इज स्टिल रेलवे सर्वेंट, सी इज स्टिल रेलवे सर्वेंट। तो अभी वो रेलवे सर्वेंट के सभी रूल के दायरे में है। वो रूल को छोड़ता हुआ काम नहीं कर सकता। अपना खुद का सस्पेंड, देखो मैंने कहा वर्क से सस्पेंड किया उसको, उसको उसके कंट्रोलिंग से सस्पेंशन नहीं हुआ है। कंट्रोलिंग छोड़ी नहीं है, कंट्रोलिंग उसकी आज भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। वो छोड़कर उसको क्या नौकरी से निकाल नहीं दिया गया, डिसमिस नहीं किया, रिमूव नहीं किया, कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दिया है, उसको सिर्फ सस्पेंड किया है उसके वर्क से। बाकी का सब रूल्स रेगुलेशन, उस पर पाबंदी, सब कुछ रहेगी अपनी जगह पर। अभी हमने जो देखा वो सस्पेंशन था, जो करंट करंट में पास होता है, करंट, प्रेजेंट, मौजूदा। एक होता है डीम सस्पेंशन, जो बीता हुआ समय, पास्ट, जिसको हम मान के चलते। डीम सस्पेंशन है ना, मान के चलते कि वो आदमी ये तारीख से सस्पेंड सन में है। वो कब? अगर वो कस्टडी में है 48 घंटे से ज़्यादा, किसी भी रीज़न से। अभी यहाँ पर पुलिस आ गई, मुझे पकड़ कर ले गई, 72 घंटे जेल में रखा, या 72 घंटे पुलिस कस्टडी में रखी, 72 घंटे के बाद छोड़ दिया, बट रखा 72 घंटे, मोर देन 48 आवर्स। तो मुझे आज ले गई है, तो मेरा आज से जाने से, आज से सस्पेंशन स्टार्ट होगा, लेकिन इंटीमेशन मिलने के बाद। मुझे ले गए, प्रशासन को पता नहीं है। अब उन्होंने कल चिट्ठी दी एडमिनिस्ट्रेशन को, और परसों ऑर्डर निकाला एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो परसों जो ऑर्डर निकालेगा 10 तारीख को, वो निकालेगा 8 से, 8 फरवरी से निकालेगा। तो 10 को निकाल रहा है 8 फरवरी से। वो जो 2 दिन पीछे गए ना, उसको डीम सस्पेंशन बोलते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपके ऑफिस से किसी बंदे को पुलिस कस्टडी में रखा काफ़ी दिनों तक, और वहीं से वहीं कोर्ट के सामने पेश किया, और कोर्ट ने बोला जुडिशियल कस्टडी 15 दिन की। तो 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, 15 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहा, तो हो गए 17 दिन। और 17 दिन में से 15th डे, 15वें दिन को आपके ऑफिस में इंटीमेशन आ रहा है कि मिस्टर सो एंड सो हमारे कस्टडी में है, हमारे जेल में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? 15 दिन पीछे जाएगा, वो तारीख से उसका डीम सस्पेंशन का ऑर्डर निकालेगा, मेमो नंबर SF5 नंबर 2, वो पीछे से निकालेगा 15 डेज बैक। तो जब वो पीछे से निकालेगा, उसको डीम सस्पेंशन माना जाता है। मतलब मजे की बात एक और है, उसी 15 दिन पीछे से उसको आधा दिन का पगार मिलेगा, जो वो खुद भी नहीं जानता है। वो बंदा जो सस्पेंड हो रहा है, डीम सस्पेंशन हो रहा है, जो कस्टडी में जा रहा है, जो जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम कि मुझे पैसे मिलने वाले, आधी पगार।
ये बात भी है, कईयों को नहीं पता है, कुछ कुछ कानून, कुछ कुछ चीजें कईयों को पता नहीं है, तो ये चीज भी बाद में पता चलती है। और एक वैसे आता है कन्विक्शन। कस्टडी अलग चीज है। कस्टडी होता है, जेल नहीं होता, कस्टडी होता है पुलिस, कस्टडी होता है जुडिशियल कस्टडी, जिसको मैंने कहा कि भाई एक कानूनी कस्टडी में देते हैं, तो कस्टडी होता है रखना, और कन्विक्शन होता है सेंटेंस, जेल। साबित हो गया, गुनहगार साबित होना, कन्विक्शन है ना, गुनहगार साबित होना। एक बार गुनहगारी साबित हो गई और वो सेंटेंस यानी जेल में भेजा गया 48 घंटे से ज़्यादा के पीरियड के लिए, तो भी डीम सस्पेंशन हो जाएगा। तो दोनों भी मामले में 48 घंटे से ज़्यादा, उससे कम है तो नहीं, तो सस्पेंशन लागू नहीं होगा, केस बनेगा, चार्जशीट मिलेगी, एनआईवी भी मिल सकती है, क्योंकि आप गुनहगार पाए गए। कभी कभी होता है ना, केस चलता है, क्रिमिनल केस चलता है, सिविल केस चलता है, जरूरी नहीं कि उसे जेल ही होगी, उसे पैसे से भी दंड किया जाता है, पेनल्टी दी जाती है कि भाई इनको 5,000 का जुर्माना लगाओ और भेज दो, 10,000 का जुर्माना लगाओ, 4 घंटा धूप में खड़ा करो, भेज दो, होता है कई केसेस में। तो वो पेनल्टी भी अगर आपको लगती है तो भी आपके ऊपर जुर्म जो है, जुर्म वो साबित हो गया, और प्रशासन उस जुर्म को देखते हुए भी आपको चार्जशीट दे सकती है, ऐसे 11 दे सकती है, ऐसे 5 दे सकती है, कोई उसमें बंदी नहीं है। और एक होता है डीम सस्पेंशन लास्ट वाला, व्हेन रीइंस्टेटेड इन सर्विस आफ्टर द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये जो 3 पेनल्टी है ना लास्ट की, वो 3 पेनल्टी देने के बाद भी, हम बाद में पढ़ेंगे, आदमी वापस सर्विस में आता है, रेलवे की सर्विस में दोबारा रीइंस्टेट होता है दोबारा। तो वो वापस स्थापित होने के बाद, तो जो बीच का पीरियड होता है, जब से रिमूव हुआ तब से लेके दोबारा सर्विस में आने तक जो बीच का पीरियड होता है, वो भी डीम सस्पेंशन माना जाता है, क्योंकि उसमें भी उसका आधा पगार मिलता है। ये जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं इसमें से जो पेशिट करता है? पेशिट करता है वो तो जानना चाहिए भाई। अलाउंसेस कौन करता है? कोई नहीं करता है। अलाउंसेस अलाउंसेस कोई नहीं। सर्विस शीट पोस्टिंग क्या करते हो फिर आप? तो मैंने तो पर्पसली नाम नहीं लिया सर्विस शीट का। सर्विस शीट में पोस्टिंग होती है कि नहीं होती है? रिमूवल की, डिसमिसल की, कंपल्सरी रिटायरमेंट की पोस्टिंग होती है ना, और दोबारा सर्विस में आता है जब, होती है ना। तो दोबारा सर्विस में आने के बाद में बिना पैसे के तो वो बचेगा ही नहीं, पैसा मिलना ही मिलना है। तो जब पैसा मिलने का ऑर्डर निकलता है वो भी सर्विस में एंट्री होती है ना, फिर आप बोले नहीं। तो रीइंस्टेटमेंट तीनों पेनल्टी मिलने के बाद मैं अपील करता हूं, और अपील करने के बाद मुझे वापस से सेवा में लिया जाता है, तो तब से रिमूवल, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट से लेकर दोबारा सर्विस में लेने तक के बीच के पीरियड को इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। तो उस इंटरवेनिंग पीरियड में कम से कम आधा पगार मिलता है उसको, कम से कम। वो एक अलग इश्यू है, पैसा एक अलग इश्यू। दो बात है, अगर इंटरेस्ट होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे उसको, इंटरवेनिंग पीरियड में स्पेंड एंड नॉन स्पेंड ऑन ड्यूटी, वो एक अलग मामला है, और पैसा देना एक अलग मामला है। दोनों एक भिन्न चीज़ है, दोनों को हम साथ में नहीं जोड़ सकते। स्पेंड ऑन ड्यूटी किया है, पैसा नहीं दे सकता है, तो स्पेंड ऑन ड्यूटी किया तो पैसा देना ही है, और नॉन स्पेंड ऑन ड्यूटी किया तो भी पैसा दे सकता है। हाँ, लेकिन 50% जो है, 50% वो फिक्स कंपलसरी देना है, फिक्स देना ही है मिनिमम। और बाद में पढ़ेंगे तो ही नहीं, वो अपन आएंगे फिर से उस पॉइंट पे आएंगे। R2 जो बुक है 1345, जो R2 का 1345 जो पैरा है, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल में क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों इशू
आपस में इसका कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट है। मैं अगर स्पेंड ऑन ड्यूटी करता हूँ तो मुझे पूरी पगार देनी है, मैं नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी करता हूँ तो कम से कम 50% देना है। या ऐसा भी ऑर्डर कर सकते हैं कि मैं नॉट स्पेंड ऑन ड्यूटी करता हूँ, लेकिन पीरियड का जो बीच का पीरियड है वो स्पेंड ऑन ड्यूटी करता हूँ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे पेंशन के लिए, ग्रेचुटी के लिए, नुकसान ना हो, अलग से कर सकता है। अब हम आते हैं पेनल्टीज। यहाँ जिसको चार्जशीट मिली थी, कोई बता सकता है किसी की पेनल्टी कोई एक मिली हो तो? सब छूट गए थे, सब छूट गए, मतलब बच गए। सेंश्योर, सबको सेंश्योर मिली। अच्छा, इंक्रीमेंट स्टॉप हो गया। हाँ, इंक्रीमेंट स्टॉप किया आपका ऐसा है, ये कहावत है और लोग कहते भी है कि पेनल्टीज जो माइनर पेनल्टीज है ना, ऐसी माइनर यानी मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाती है पेनल्टी। माइनर पहली वाली छोटी जैसे सेंश्योर, फिर उससे बड़ी थोड़ी और, फिर उससे बड़ी थोड़ी और लास्ट में रखा गया उसको डिसमिसल को, पता है ना, डिसमिसल को लास्ट में रखा गया है एकदम। डिसमिसल इतना एंड में, लेकिन डिसमिसल ये लास्ट पेनल्टी है, लेकिन लास्ट इसमें मतलब भी सबसे बड़ी इंस्टेड होता है। वो बात की बात है, वो तो वो बात की बात है, पेनल्टी की बात हो रही है। अब मेरे को बताइए, आप माइनर पेनल्टी लेकर खुश रहोगे कि मेजर पेनल्टी लेकर खुश रहोगे? नहीं, वो तो एक अच्छी बात है, सबकी इच्छा यही होनी चाहिए, लेकिन जब मिलने का वक्त आता है, पेनल्टी मिलने का वक्त आता है, तो हमारे मन में एक चीज अंदर दौड़ती है कि भाई माइनर मिल जाए, छोटी सी मिल जाए, साहब थोड़ी सी देकर छोड़ दे, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सोचते रहते हैं। वैसे ही अगर ये जो सेंश्योर एक है ना, इस पेनल्टी को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो दूसरी माइनर्स है ना, वो दिखने में माइनर है, दिखने में। अगर अथॉरिटी ने कलम बहुत ही गुस्से में यूज किया, नाराजगी से यूज किया, या ये सोच के यूज किया कि नहीं मेरे को तो उनको सबक सिखाना है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि बदमाश एम्प्लॉई है, काम नहीं करता है, छुट्टियां लेता है, डांडी करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा सोच के उसको, तो वो कलम बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है। हम सेंसर के बाद की पेनल्टी देखिए आप, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अब वो स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहा है और प्रमोशन रोकना है। अभी हमारे पास एक जूनियर क्लर्क बैठी हुई है, ठीक है, गलती हुई नहीं हुई, चार्जशीट मिल गई, ऑफिसर जो है उसको ये प्रमोशन रोकने की पेनल्टी दे सकता है। स्पेसिफिक पीरियड, इसका मतलब नहीं है महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, नहीं। वो बोलेगा इनका प्रमोशन जब भी ड्यू है, जिस वक्त भी ड्यू है, वो मैं रोक रहा हूं टिल रिटायरमेंट। क्यों नहीं कर सकता? तो क्या हुआ? कहाँ लिखा है, वही मैं पूछ रहा हूं, कहाँ लिखा है कि नहीं दे सकता? देखो, हम थोड़ा उल्टा चलते फिर सीधा चलेंगे। तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको लाइफ टाइम तक, या आपकी रिटायरमेंट, एग्जांपल है आपकी रिटायरमेंट है 2030, दिसंबर 2030, उन्होंने बोला नवंबर 2030, टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया, पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, बैठकर आराम से ईयर्स भी कैलकुलेट करेगा, 12 ईयर्स 6 मंथ 40 डेज कर दिया, पेनल्टी लग गई। अब वो बात अलग है कि हमारे में से जो चीफ हो है उसको कोई प्रमोशन नहीं आ गए, तो उनको कोई प्रमोशन का पेनल्टी लगने का चांस नहीं है। फिर भी वो लगा के छोड़ सकता है, क्योंकि आप ग्रुप बी में बैठो और वहाँ प्रमोशन आपका आ रहा है, रुक गया। तो सेकंड पेनल्टी
दिखने में ऐसी है, मोस्टली कोई देता नहीं है, कोई अफसर इसको रोकते नहीं है, प्रमोशन देते भी नहीं, क्योंकि सोचते हैं आजकल प्रमोशन ही नहीं है तो क्या प्रमोशन रोकना। लेकिन कोई सोच वाला मिल गया तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये एक हो गया आपका विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। अब आइए नीचे, थर्ड नंबर रिकवरी। रिकवरी बाबू लोग में नहीं होती है, जहाँ पर कैश है, जहाँ पर आपका टीएनपी है, जहाँ पर आपका टूल्स है, प्लांट्स है, एसएससी जो वर्क्स काम करते हैं वगैरह, जितने भी लोग हैं वहाँ पर मटेरियल वगैरह कभी मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो वहाँ लॉस हो जाता है रेलवे को। तो वो रेलवे के लॉस को रिकवरी ऑर्डर होती है पेनल्टी के रूप में, लेकिन वो कितनी भी हो सकती है। रिकवरी पिक्यूनियरी लॉस यानी आपको ये पता चल गया कि भाई ये जगह से 25 लाख का सामान चोरी हो गया या 25 लाख का सामान गायब हो गया, उन पे सब पे इंक्वायरी हो गई, सब हो गई, पेनल्टी दे रहे, रिकवरी भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो रिकवरी ऑर्डर कर रहा है ऑडिट की वजह से, और या पेनल्टी दे रहे डिपार्टमेंट की वजह से, या तो फिर पेनल्टी डिपार्टमेंट की वजह से नहीं दे रहे लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ही रिकवरी भी हो रही है। अब वो रिकवरी कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बंदे ने जिसने चार्जशीट लिया उसी ने उसको बेचा हो, उसी ने उसको गायब किया हो, कोई जरूरी नहीं है। बाहर के गुंडे आकर चोरी कर सकते हैं, कोई भी आकर, अगर सेफ्टी नहीं है, गार्ड नहीं है तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन जिम्मेदार इंसान की रिकवरी बन रही है। तो ये पेनल्टी भी छोटी नहीं है, दिखने में छोटी है, माइनर कहलाती है, बट आपका जो भी लॉस रेलवे को हुआ है वो यहाँ पर ऑर्डर हो सकता है। एक दो केसेस तो मैंने खुद देखे, लाखों में सिंपल ऑर्डर है, क्लियर, एकदम सिंपल डीए का ऑर्डर था कि भाई जो भी इस केस में लॉस होगा वो पूरा का पूरा इनसे रिकवरी की जाए। कैलकुलेट करने पर पता चला कि भाई लाखों में हो, तो रिकवरी हो सकती है। देन विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज ऑफ पासेस और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स और बोथ। ये तो लोगों को एक दो पासेस छोड़ते हैं, है ना, एक दो पासेस बंद करते हैं, लेकिन कोई चाहे तो आपका लाइफ टाइम का पासेस रोक सकता है, पूरे सर्विस का पासेस रोक सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। अभी हमारे ही हेडक्वार्टर के ऑफिस में एक बंदे के 15 पासेस रोकते हैं, 5 साल तो हो ही गए। वैसे आप में से किसी की बची हुई सर्विस है, उसको कैलकुलेट कर दिया, इतने साल की सर्विस बाकी है, इतने सेट पासेस रोक दो, रोक सकते हैं। भले गुना आपका छोटा हो या बड़ा हो, माइनर चार्जशीट है, माइनर चार्जशीट में पेनल्टी देते वक्त में ये पेनल्टी इस तरीके से हो सकती है। तो हम थोड़ा सा गुमान में नहीं रहना चाहिए कि भाई एक पास रोक के, दो पास रोक के, एक पीटीओ रोक के छोड़ देंगे, ज़्यादा बातचीत हो गई तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये पेनल्टी भी दिखने में, और साथ में देखिए बोथ है, बोथ दोनों भी रोक सकते हैं, पासेस भी है एज वेल एज पीटीओस भी। तो आप कैलकुलेट करिए, अगर बहुत सारे पासेस और पीटीओस रोक दिए तो उसको कैलकुलेट करिए कितना मनी वैल्यू हो गया, कन्याकुमारी से जम्मू तक। नहीं, सोच के चलिए, बॉर्डर टू बॉर्डर। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग सेकंड एसी, थर्ड एसी तो लेते ही है, आता ही है, एंटाइटल है उसको। अगर आपके परिवार से, आपसे अगर कैलकुलेट करो तो बहुत पैसे होते हैं। तो वो लॉस भी ये पेनल्टी के जरिए हमको ज़्यादा हो सकता है। सर, ये जो भी पेनल्टीज है उसको डिफेंड कर सकते हैं ना फिर फंड एम्प्लॉय? आराम से, वो आप बाद में पढ़ेंगे अपील में, पेनल्टी के बाद। पहले पेनल्टी तो देखते हैं, फिर अपील में जाएंगे। रिकवरी ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस, जो अभी आपने बताया कि वो रेलवे को जो लॉस हुआ है वो एम्प्लॉय जो जिससे ये हुआ है उसके तरफ से, लेकिन वो रिकवरी लेने के बाद भी दूसरी और एक पेनल्टी उसकी, एक ही गुनाह के लिए, एक ही जो ये है उसके लिए 2 पेनल्टी इशू हो सकते हैं, यानी रिकवरी एज वेल एज और कुछ की पेनल्टी नहीं, पेनल्टी एक ही होगी। जैसे आप पिक्यूनियरी लॉस का भी डीए बोल रहा है कि इसको जितना लॉस हुआ इससे रिकवरी कर लो, तो एक पेनल्टी हो गई। साथ साथ में वो बोलेगा पासेस या पीटीओ या इंक्रीमेंट हो, वो नहीं कर सकता। एक केस के लिए एक पेनल्टी। लेकिन अगर वो रिकवरी का ऑडिट हुआ, अकाउंट्स चेकिंग हुई, विजिलेंस चेकिंग हुई, अगर तो विजिलेंस वाले के कहने पर अलग से रिकवरी,
वो अलग से रिकवरी, और डीए ने बोला यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट रुकता हूँ, हाँ वो हो सकता है। सर मेरे केस में एक जन का हो सकता है, सर परमिशिबल है, बिकॉज डीए ने उसको चार्जशीट दी है गलत किया करके, अच्छा तो वो बोल रहा है मैंने वो गलती को देखा तो मुझे लग रहा है कि आपका इंक्रीमेंट रोकूं, ओके पास रोकूं। अच्छा बट दूसरे साइड में उसी मामले में विजिलेंस केस चल रहा है, ऑडिट केस चल रहा है, वहां पर बताया कि मिस्टर या मिसेस सो एंड सो ने इतना गवर्नमेंट को लॉस किया है, तो वहां से एक अलग आदेश हो रहा है, सेपरेट आदेश के ऊपर रिकवरी करो। अच्छा लेकिन डीए अगर बोलता है रिकवरी करो हाँ तो एक पेनल्टी हो गई, हाँ और सेकंड पेनल्टी नहीं दे सकते। अच्छा डीए नहीं दे सकते दो पेनल्टी एक ही अगर केस में। केस में ओके सर मेरे पास एक केस में उसे सेंसर किया और लॉस रिकवरी कर ली रिकवरी नहीं, सेंसर किसने दिया, डीए ने, रिकवरी किसने ऑर्डर करी, उन्होंने ही विथ रिकवरी सेंसर भी किया और उसमें पिक्यूनरी लॉस को रिकवरी के लिए नहीं कर सकते। नहीं, दो पेनल्टी, सेम पेनल्टीज में से दो पेनल्टी दे रहे, सेम में से दो पेनल्टी दे रहे, तो फिर अभी उसको क्या करेंगे? गलत है वो। आप उसको पुटअप करना चाहिए एज ए डीलर कि भाई आप दो एक ही केस में एक ही रूल में से दो पेनल्टीज नहीं दे सकते हो। रिव्यू के लिए पुटअप कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, गलत ऑर्डर हुए। ये रिडक्शन का पेनल्टी है, माइनर में ही रिडक्शन का पेनल्टी है, एक स्टेज नीचे उतारने वाली पेनल्टी, सिर्फ एक स्टेज। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, इसके साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखें क्या। ये जो ऊपर का जो पेनल्टी है, ये आप जिसको पे को अभी ड्रॉ कर रहे हो उस पे से एक स्टेज नीचे, मीन्स आपका जो आज की तारीख में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पे पे फिक्स होता है, तो 3% लगा के एक स्टेज उतारना है, यानी 3% का इंक्रीमेंट से एक स्टेज नीचे उतारना है। और मैट्रिक्स में आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, एक स्टेज नीचे, उस स्टेज पे आपको लाके रोकना है विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, यानी वो आपको इसका इफेक्ट नहीं होगा फ्यूचर में। एक साल के लिए रखा और अगले साल आप वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाओ, और उस साल के दौरान में अगर बीच में आपको इंक्रीमेंट आया है, वो इंक्रीमेंट आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्टेज में सेम स्केल में हो, सेम स्केल में जब होते तो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। आप अपनी जगह पे वापस आ जाओगे और आने के बाद में पे ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। ये 1 ईयर होगा तो 2 इयर्स होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं, 2 साल तक आप अपनी जगह पे बैठे रहोगे। और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट है, 2 साल के अंदर जो इंक्रीमेंट मिलने थे वो एक साथ जमा करके जब रिस्टोर हो गए तो आपको 2 इंक्रीमेंट के साथ तीसरा इंक्रीमेंट लगा के पे शुरू होगा। तो ये वाला पेनल्टी इसका वो देखेंगे एग्जाम्पल, वो जो अभी देख रहे थे ना उसका ये एग्जाम्पल है। एन एम्प्लॉई हैविंग पे ऑफ ₹60, एग्जाम्पल है, मेरा पे वगैरह इधर उधर हो सकता है। Having pay of ₹60,000 is imposed following penalty with effect from 1/1/2018. Reduction by 2 stages in the same time scale of pay for a period of 2 years without future effect. अब 2 स्टेज उतारा है इनको। पहला स्टेज मैंने एग्जाम्पल में माइनस किया है, सेकंड स्टेज फिर 3% माइनस किया है उसमें से, पहले वाले में से। एक ना ऑफिस से फोन है, हमने एक इंक्रीमेंट उसको नीचे उतारा, उस फिक्सेशन से फिर एक 3% का इंक्रीमेंट फिर नीचे उतारा। अब इनको हमने पे फिक्स कर दिया 56,454 पे 2 साल के लिए। कहाँ से, 1/1/2018 से। और आगे ड्यूरिंग विच नो एनुअल इंक्रीमेंट्स विल बी अर्न, आपके 2 इंक्रीमेंट आएंगे इस बीच में, एक आएगा जुलाई 18 में और एक आएगा जुलाई 19 में, जिसके दौरान आप पेनल्टी में चल रहे हो। तो ये पे उसका फिक्स हो जाएगा और सेम टाइम स्केल में हो, इसलिए आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। इंक्रीमेंट मिलना एक अलग चीज और विथ और विदाउट फ्यूचर होना वो एक अलग चीज। विदाउट फ्यूचर इफेक्ट का मतलब जो भी इंक्रीमेंट्स आपके फॉल हो रहे हैं पेनल्टी खत्म होने के बाद में आपको वो मिलने हैं,
और विथ फ्यूचर इफेक्ट का मतलब है जो भी इंक्रीमेंट्स आपके फॉल हो रहे हैं वो आपको आगे जैसे ही आप रिस्टोर हो रहे हो तो वो पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे लाइफ सर्विस में। ये दोनों में फ़र्क है। जहाँ विदाउट है मिलना है और जहाँ विथ है नहीं मिलना है, फ़र्क है। विदाउट का एक्चुअली मीनिंग होता है नो, विथ का मीनिंग होता है यस। यहाँ विथ का मीनिंग होता है नो और विदाउट का मीनिंग होता है यस। तो ये इतने पेपर 1/1/2080 से वो 2 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। वो मैट्रिक्स में आपको देना है, वो मैंने यहाँ नहीं बताया, इसलिए मैंने शुरुआत में बता दी। जो मैट्रिक्स में फिक्स होगा वो आपको नीचे लाना है। वो ऐसा है ना, वो लेवल में यहाँ लेने चलूंगा तो फिर वो पूरा ग्रेड पे वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। तो ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे सिर्फ। और जैसे ही आपकी 2 इयर्स की पेनल्टी कंप्लीट होती है 1/1/2020 आपका पे ऑन रजिस्ट्रेशन क्या होगा देखिए। 60,000 पहले वाला, बीच में जो 2 इंक्रीमेंट्स आपने नहीं लिए थे वो ऐड होगा और ये पूरा के पूरा एट पे रुपीज लेके आ जाएगा सीधा। ये होता है सेम स्टेज में विदाउट फ्यूचर इफेक्ट के साथ में। ठीक है, कुछ इसमें किसी को पूछना है फिक्स? हाँ बोलिए। सेम स्टेज मतलब ओके, 3 स्टेज उतारो। सेम पेनल्टी मत बोलो फिर, 3 डिफरेंट पेनल्टीज, उसका जो वे है वो सेम है। हाँ, आज 8 तारीख को किसी को एक स्टेज उतारा जा रहा है विथ 3 डिफरेंट पेनल्टीज, करेक्ट? यही है। आपको उसको 3 स्टेज नीचे उतारना है लाइन से 3 स्टेज उतारना है। बिकॉज पेनल्टी आपको ये नहीं लिखा होगा कि इसको कब से इफेक्ट देना। जब ये नहीं लिखा होता है कि इसको 1/1/2019 से इफेक्ट है या 1/3/2018 से इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी इफेक्ट का डेट नहीं दिया है तो विथ इमीडिएट इफेक्ट। रिडक्शन ऑलवेज विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो आप विथ इमीडिएट इफेक्ट कब दोगे? अच्छा, अगर आप ये लॉजिक में चल रहे हो कि उसको हम एक साथ तीनों देंगे तो बड़ा लॉस होता है, करेक्ट? मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन 3 गुना की उसका क्या? वो भी तो है ना। 3 गलती की उसका क्या? वो भी तो है। तो आपको बोला गया है, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सर्विस शीट वाले के पास या पे शीट वाले के पास तीनों पेनल्टी के ऑर्डर गए। उस ऑर्डर्स पर उसने एक पेनल्टी के ऑर्डर्स को हाथ में लिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब जैसे इंप्लीमेंट करके वो बाजू में रख रहा है, दूसरा हाथ में है ना, जैसे दूसरा हाथ में है उसकी पे जो भी है उतारी हुई या नहीं उतारी हुई, उसका काम है उससे नीचे और एक उतारो। दूसरा रख दिया, तीसरा उसके हाथ में फिर है। गलत भाई, रिस्टोर कर रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह है, गलत है। नहीं, आप रिस्टोर करोगे क्यों? मुझे ये बताइए कहाँ लिखा है कि मैं आपको ये पे से उतार रहा हूं? पहले मुझे मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आपके एनआईपी में ये लिखा है क्या कि मैं आपको 60,000 से उतार रहा हूं? वो लिखता है रिडक्शन बाय 1 स्टेज। वो वर्ड ये यूज कर रहा है, रिडक्शन बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड ऑफ इतना इतना दिन विथ या विदाउट फ्यूचर इफेक्ट जो भी है। तो वो जहां पर भी आप खड़े हो वहां से उतार रहा है। अगर वो ये बोलता कि भाई मैं आपको उतार रहा हूं 55,000 से, तो आपको हर वक्त उसका 55,000 आने देना है, उसके बाद उतारना है। क्या नहीं है? आपको उतारना है, आप उसको तो और बढ़िया। ओके, तो 3 महीने उसने रिड्यूस पेनल्टी लिया, बराबर है। जैसे 3 महीने की रिड्यूस पेनल्टी ले रहा है एक सर्टन
पे आपके पास दूसरी पेनल्टी आ रही, वही पैसे उतारना है आपको। यहाँ बोर्ड नहीं ना, चौक नहीं है, बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, तो मैं आपको बताता। मैं सवेरे ही बोल रहा था, लास्ट बैच हुआ था यहाँ, अच्छा बोर्ड था, बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, 60,000 से उतार के उसको 58,000 कर दिया, एग्जांपल है। 60,000 पहली पेनल्टी, 60,000 से उतार के 58,000 कर दिया, 58 ले रहा है 3 महीने, और पहली वाली पेनल्टी है साल भर के लिए, एग्जांपल ले लो। 58 लेते लेते में उसको एक पेनल्टी आ गई रिडक्शन की, ठीक है। जब रिडक्शन की पेनल्टी सेकंड वाली दे रहा है, तब उसका पे 58,000 है या नहीं है? डीए को कुछ मालूम नहीं है, वो तो रिडक्शन की डायरेक्ट पेनल्टी दे रहा है। तो कहाँ उसने बोला कि इसको 60 पर आने तो उसके बाद उतारो आपको, तो इसलिए 58 से वापस उसको 56 लाना है। बता रहा हूँ। अब तीसरी आ गई 2 महीने के बाद, तो उसको 56 से 54 पे लाना है। अब आपकी पहली वाली पेनल्टी पहले खत्म होगी, नेचुरली है, सुनिए तो सही, पहली वाली पेनल्टी पहले खत्म होगी कि नहीं होगी? 3 महीने पहले होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्टोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 महीने पहले ओवरऑल पेनल्टीज में 3 महीने पहले पहले वाली खत्म होगी, तो आपको पहले वाली को जहां से उतारा था वहां लाके छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना है ना, नहीं छोड़ना है? हाँ, तो आपकी जो पहली की पे है ना, वो पीछे जाना है, वो बोर्ड का बंदोबस्त करते लंच के बाद, फिर अपन उसमें करें। फर्स्ट वाला समझ गया ना? अब ये सेकंड वाला विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ये पेनल्टी का मीनिंग जानते हैं आप लोग? ये पेनल्टी का मीनिंग जानते हैं? फोर्थ वाला, जो डीआर में काम करते हैं उसमें से बताइए, या जो डीआर में काम कर चुके हो उसमें से बताइए। कहाँ लिखा है? कहाँ है? कहाँ है? वो है वो ये कहाँ है? मैं भी पढ़ूँ ना, कहाँ है? अरे मुझे भी सीखने मिलेगा। कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ। अभी आप लंच के बाद ले आइए, थोड़ा मैं भी देख लूँ। इंक्वायरी चाहिए, विदाउट कितना? कहाँ है? हाँ, कहीं लिखने तो नहीं छूट गया मेरे से? माइनर में नहीं, मेजर में? मेजर में कोई इंक्रीमेंट की पेनल्टी नहीं है, मतलब माइनर है। मेजर के केस में माइनर है, और विद फ्यूचर इफेक्ट तो वास्ट डिफरेंस फ्रॉम विदाउट। तो विदाउट में भी तो कितनी भी दे सकते हैं। कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, आप ले आइए लंच के बाद। चेंजेस आया होगा, 2007 की बुक होगी, 2007 के अलावा बाद में कोई बुक ही नहीं है। किसने? अच्छा अच्छा, ये आप देख रहे हो, ये जो इंक्रीमेंट्स वर्ड है ना, यही प्रूव कर देता है कि आप कितनी भी रोक सकते हो। जो इंक्रीमेंट्स वर्ड है ना, वो प्रूव कर देता है कि आप कितनी भी रोक सकते हो। अब आता है विथ और विदाउट वाला। जो विथ तो आप रोक ही नहीं सकते जब तक इंक्वायरी नहीं हो उसके, क्योंकि उसके पेंशनरी बेनिफिट को वो टच करने की होता है। तो विथ में आप बिना इंक्वायरी के नहीं जा सकते, लेकिन विदाउट में आप जा सकते हो। क्यों? जितना भी पीरियड आपको दिया गया है, वो पीरियड का वो एक्यूमुलेट करके इंक्रीमेंट्स दोबारा जब रिस्टोर होगा, वो पूरा के पूरा पे लेगा हाथ में, कंप्लीट लेकर वो
वापस से आगे बढ़ेगा। तो ये इंक्रीमेंट की पेनल्टी भी बड़ी डेंजर है। हम सोचते हैं बड़ी अच्छी है, लेकिन कितने भी दिन के लिए दे सकते हैं, ये पता है कि नहीं? एक दिन के लिए भी दे सकते हैं, एक दिन के लिए भी दे सकते हैं, 2 दिन के लिए भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई मना ही नहीं है। ऐसे रिडक्शन की जो पेनल्टी है ना ऊपर भी, वो भी नहीं, वो पीरियड जो है ना खाली 3 साल का लिमिट है, लेकिन दे सकते हैं 2 दिन के लिए भी, 1 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कोई भी लिमिट, सिर्फ 3 महीने, 3 साल से ज़्यादा नहीं रिडक्शन में। आपको थोड़ा सा गलतफहमी है, रिडक्शन इस 3 साल से ऊपर नहीं है, इंक्रीमेंट कितना भी। अरे मैंने देखे 15 साल के, मैडम बोल रही है 3 साल से ऊपर नहीं है, 15 साल के तो मैंने देखे, और बाद में अपील में रिड्यूस करके 5 साल किया। तो इंक्रीमेंट के रूल में 3 साल का जो रोकथाम है वो नहीं है। ये मेजर का पहला, ये मेजर का एक हिस्सा है। जो हमारा माइनर था ना, रिडक्शन टू सेम स्टेज की बात हो रही है। वहां पर हमको लिमिट था 3 साल से ऊपर नहीं कर सकते, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। मेजर में हम कितना भी समय के लिए दे सकते, 3, 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी। पहले था इंडेफिनेट, वो बंद हो गया। परमानेंट, वो भी बंद हो गया। लेकिन परमानेंट वर्ड निकालने से कुछ नहीं होता, परमानेंट इसमें भी दे सकते। जैसे मैंने कहा ना कि भाई 2030 में रिटायरमेंट है दिसंबर के, तो मेरे 4 दिन पहले तक दे दो, हो गया लंबा, परमानेंट ही हो गया। वो क्या फर्क, खाली इतना है कि उसको डेट ऑफ रिटायरमेंट तक वो रिडक्शन में नहीं चलेगा, 4 दिन पहले रिस्टोर हो जाएगा। और अगर विदाउट दे दिया तो लॉस, कोई फायदा नहीं। सॉरी, विथ दे दिया तो उसको लॉस, कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप नहीं देते। वर्ड जो परमानेंट था ना, और वर्ड जो पहले इंडेफिनेट था, वो खत्म हो गया। 2012 में आया था, यस। तो वो उसके पहले वाले को रीओपन नहीं करना है, वो चलती रहेगी। उसमें क्या लिखा था, परमानेंट है। परमानेंट बोल दिया ना, परमानेंट नहीं। देखिए, अच्छा, नहीं, देखिए इसमें 2 बातें। अगर परमानेंट वर्ड यूज हुआ है तो ही विल रिमेन देयर ओनली। नहीं, मैं वही आपको समझा रहा हूं, जहां पर कुछ भी नहीं बोला है तो बोर्ड का सर्कुलर था कि उसको इनडेफिनेट माने, और जब भी उसका ड्यू है, प्रमोशन सुटेबिलिटी ड्यू है, उसको रीअपियर होने बोले एज पर न्यू सीनियरिटी। लेकिन जहां परमानेंट वर्ड हो गया यूज, वहां पर वो वहीं पर रहेगा। नहीं, हमने बोला होगा कि नहीं हो सकता, पहले का केस है। परमानेंट वर्ड के पीछे भी नहीं, बट कैसे हो सकता है? परमानेंट मीन्स परमानेंट। नहीं, आप अभी अगर थोड़ा जा सके तो लंच में ले आना ना, उसका लेटर देखते हैं हेडक्वार्टर से क्या लिखा है, या उसका केस का, नहीं उसका केस का ब्रीफ लाना, तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं ब्रीफ थोड़ा सा। तो ये रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द सेम टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो पहले माइनर में पेनल्टी था, या मेजर में भी सेम पेनल्टी है, लेकिन इसमें पीरियड हम कितना भी रख सकते हैं, उसमें मोर देन 3 इयर्स नहीं था। अब यहां आया, देखिए वो सर्विस वाला मामला, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, यानी सेम टाइम स्केल में भी नीचे ला सकता है, ग्रेड में भी नीचे ला सकते हैं, पोस्ट में भी नीचे ला सकते हैं, और सर्विस में भी नीचे ला सकते हैं।
ये पेनल्टी ऐसी पेनल्टी है कि जो बंदा अगर क्लर्क के रूप में अपॉइंट हुआ है रेलवे में, आज वो अगर एपीओ है और उसको पेनल्टी मिल रही है तो उसको एपीओ से क्लर्क भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्विस चेंज हो रही है। मैंने पहले ही कहा आपको, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, तो ग्रुप बी में था वो तो उसको सी में ला सकते हैं। अगर ग्रुप सी कोई बन गया है एपीओ सॉरी प्यून से, अगर वो क्लर्क बन गया और क्लर्क से ओएस भी बन गया तो ओएस से भी उसको हम प्यून में ले जा सकते हैं। तो ये पेनल्टी थोड़ी खतरनाक है कि हम आपको सर्विस में भी नीचे ले जा सकते हैं, पोस्ट में भी नीचे ले जा सकते हैं, ग्रेड पे में भी नीचे ले जा सकते हैं। आप चीफ ओएस हो, 4600 का ग्रेड पे लेकर चल रहे हो, आपको सीनियर क्लर्क भी बनाया जा सकता है 2800 के ग्रेड पे के साथ, या आपको खाली ही चीफ ओएस से क्लर्क बनाया, सीनियर क्लर्क बनाया जा सकता है ग्रेड पे को टच नहीं करके, विदाउट टचिंग द ग्रेड पे। आप 4600 ले सकते हो कंटिन्यू। तो और जब रिस्टोर हो जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई वो विथ है या विदाउट है, सीनियरिटी लॉस होगी या नहीं होगी। तो ये उसकी कंडीशन है। तो ये कंडीशन में कई लोगों का लॉस होता है। अगर किसी को 2 साल के लिए, हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी को सर्विस और पोस्ट से उतार दिया विथ लॉस ऑफ सीनियरिटी एंड पे, तो वो कैसे वापस रिस्टोर होगा वो हम देखते हैं।